हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए कक्षा 8 वर्ष 2023-24 की जो नई बुक आई है, जिससे कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमें जारी हुई है। तो आइए हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ 3 जो अध्याय 3 है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पिछले वीडियो में हम लेकर आए हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होना। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यहाँ अध्याय 3 दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्रश्न नंबर 1 है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो देखिए यहाँ पर महालवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और पट्टेदारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। फिर हमारा अगला प्रश्न है, महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था जन समूह, ग्राम समुदाय, नगर समूह और प्रदेश समूह। तो इसका अर्थ क्या था? ग्राम समूह। उसके बाद हम अगले वीडियो तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। भारत में जहाँ नील उत्पादन होती थी तो उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बंगाल बिहार, उत्तर प्रदेश बंगाल, पंजाब मैसूर और बंगाल असम। तो इसका बंगाल और बिहार यह क्या थे? भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। 1/3 एकड़, 2/3 एकड़, आधा एकड़ और 1 एकड़। तो 1 बीघा है, ब्रिटिश शासन काल में 1 बीघा का अर्थ होता है 1/3 एकड़। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है हमारे, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी? किसानों से भारी भरकम लगान और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। क्या था? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिल सके। यह था हमारा कंपनी द्वारा 1973 में जो बंदोबस्त लागू किया गया था। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो बहुत सारे किसान थे वह क्या भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर प्रश्न नंबर 8, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फैसले पैदा करना था। अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में क्या पटसन और असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसके बाद हम देखेंगे 9वां प्रश्न,
प्रश्न नंबर 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है, नील तथा ओड़ के पौधों में अंतर बताइए। जो नील का पौधा और ओड़ का पौधा, तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। वह कहाँ उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में नील का पौधा उगता है, जबकि ओड़ का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। ओड़ का जो पौधा है वह कहाँ उगता है? शीतोष्ण में। नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड़ से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता है। ओड़ से जो रंग है वह क्या होता है? बेजान और फीका होता था। फिर नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके नीज और रैयती। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बागान मालिकों द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। जो रैयत थे उनके साथ क्या करते थे? बागान मालिक अनुबंध करते थे। यह 2 तरीके थे। जैसे कि नील की खेती तो करते समय 2 तरीके नीज और रैयती। तो नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन करते थे, और रैयती में बागान मालिकों के द्वारा रैयती के साथ अनुबंध किया जाता था। फिर अगला है प्रश्न नंबर 11, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? जो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट जो थे वो किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। जैसे नील के उत्पादन में पैसा लगाएंगे तो उत्पादन अधिक होगा। नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, उन्होंने नौकरी तक छोड़ दी, और भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। उन्होंने भारी मुनाफे के लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत भी आए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। जैसे कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। किसान क्या है? अपनी जो सबसे बढ़िया खेती थी उसी में नील की खेती करें। नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती के बाद क्या होता था? वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। जो नील की खेती थी उसकी प्रणाली कैसी थी? शोषणकारी थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? जो बंगाल के रैयत थे उन्होंने नील का विद्रोह किस तरह से किया? तो नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। यह आंदोलन कब हुआ था? किसानों द्वारा 1859 में। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने बागान मालिकों का क्या है? लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर भी हमला किया। किसानों ने क्या किया? भाले, तलवार और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर भी हमला कर दिया। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात से लेकर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो चंपारण आंदोलन था वह नील की जो खेती थी उसके लिए हुआ था, उनके किसानों के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है। इसे आप पूर्ण कर लीजिए।
कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो प्रश्न 14 तक लेकर आए थे, पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पार्ट 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।